आज मैं मुंबई डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो मुंबई डिवीज़न आते हैं वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें तो यह पेपर 25% LDCE कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाया गया था। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो अभी हाल ही में या 13 जनवरी 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे वह टोटल 110 प्रश्न इस पेपर के अंतर्गत पूछे गए थे, जिसमें अगर बात करें तो कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर को अटेम्प्ट करने में जो नेगेटिव मार्किंग रखे गए थे वह 1/3 इस पेपर के अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पूछे गए हैं डैश नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर अवेलेबल इन अ फिएट बोगी, यानी जो फिएट ट्रॉली या बोगी जो कि LHB कोच के अंतर्गत होते हैं, वहाँ पर जो नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर जो अवेलेबल होते हैं प्रत्येक ट्रॉली, चूँकि यहाँ पर ट्रॉली के रिगार्डिंग पूछे गए हैं, बोगी के रिगार्डिंग तो टोटल चूँकि हम जानते हैं कि एक एक्सल पर हमारा 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, इस प्रकार टोटल हमारा 2 एक्सल होते हैं प्रत्येक बोगी के अंतर्गत। तो इस प्रकार टोटल जो हमारा नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर निकल कर आएंगे वह टोटल 4 की संख्या में निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें अगर तो इसमें जो ब्रेक सिलेंडर का डाया जो होता है फिएट बोगी के अंतर्गत वह 10 इंच या आप mm में अगर बात करें तो 255 mm की अप्रोक्स इसका डायमीटर ब्रेक सिलेंडर के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं इन LHB कोच डैश प्रेशर ड्रॉप व्हेन फीवा गेट ऑपरेटेड, यानी LHB कोच में फीवा संचालित होने पर जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो कौन सा होता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो एक बोगी जो होता है हमारा उसमें 2 एयर बेल्लो लगे होते हैं हमारा, और एयर बेल्लो में जैसे ही कोई भी जो हमारा एयर प्रेशर ड्रॉप होता है जो कि हमारा मेनली हमारा फीड पाइप का प्रेशर होता है, ये जैसे ही हमारा ड्रॉप होता है तो इसमें लगे जो हमारा फीवा डिवाइस में जो चौक लगे होते हैं BP का, जो कि हमारा 8 mm के चौक होते हैं, वहाँ से हमारा ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, जिससे हमारी गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं कि जो LHB कोच में फीवा जब हमारा ऑपरेट होता है तो उस दौरान जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो हमारा ब्रेक पाइप का प्रेशर होता है, जिससे हमारा जो फीवा इंडिकेटर है वह ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्रेक पाइप इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों एयर बेल्लो से एक ही कनेक्शन हमारा आता है, जिसके बीच में हमारा आइसोलेटिंग कॉक लगे होते हैं। इसके अलावा जो थर्ड कनेक्शन जो हमारा होता है वह ब्रेक पाइप का होता है। इसके अलावा जो एक और कनेक्शन जो होता है वो हमारा फीवा इंडिकेटर का होता है, जो कि दोनों तरफ इंडिकेटर लगे होते हैं। तो इस प्रकार आप डायग्राम भी फीवा का देख पा रहे होंगे। और अगर बात करें अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत कि जो फीवा डिवाइस होते हैं वह कितनी संख्या में होते हैं, तो फीवा डिवाइस आपका जो होता है वो मेनली 2 की संख्या में प्रत्येक कोचेज में होते हैं। अगर आपसे इंडिकेटर पूछा जाए तो 0-4 की संख्या में फीवा इंडिकेटर हो जाएगा। प्रत्येक कोचेज के अंतर्गत। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड इन LHB कोचेज कलर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर विल चेंज एज, यानी LHB कोच में जब ब्रेक लगाया जाता है या लगता है तो उस दौरान जो ब्रेक इंडिकेटर का जो कलर होता है वह क्या होता है। तो जब भी ब्रेक इंडिकेटर आप इसमें लगेंगे तो इस दौरान जो हमारा इंडिकेटर का जो कलर होगा वो हमारा ग्रीन से कन्वर्ट होकर हमारा
रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो इंडिकेटर लगा होता है वो हमारा जो कोचेज जो होते हैं हमारा उनके बीच में लगे होते हैं, दोनों तरफ हमारा 2 की संख्या में ब्रेक इंडिकेटर लगे होते हैं, एक एक प्रत्येक ट्रॉली के लिए लगे होते हैं। तो इस प्रकार टोटल हमारा जो ब्रेक इंडिकेटर होगा वो भी वहाँ हमारा प्रत्येक कोचेज में 4 की संख्या में लगे होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर फिटेड इन अ BBZI वैगन, यानी जो BBZI वैगन जो होते हैं इसमें नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर कितने संख्या में फिटेड होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि आप जानते हैं कि BBZI वैगन जो होता है इसमें हमारा ICF ट्रॉली लगे होते हैं जो कि हमारा सिंपली बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर पर बेस्ड होते हैं। इसमें हमारा सिंपली जो होता है ट्रॉली, इसमें प्रत्येक एक्सल के जस्ट अपोजिट में हमारा ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन मूवमेंट करता है और इस प्रकार टोटल 2 ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक ट्रॉली के ऊपर होते हैं। चूँकि हमारा 2 की संख्या में हमारा ICF ट्रॉली यूज होता है तो 0.2 × 2 अगर करेंगे तो आपका जो संख्या निकल कर आएगा वो 4 की संख्या में नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक BBZI वैगन के अंतर्गत फिटेड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विथ ट्विन पाइप सिस्टम डैश एयर प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन गुड्स ट्रेन, यानी जो ट्विन पाइप प्रणाली के साथ जो गुड्स ट्रेन रन करते हैं इसमें जो एयर प्रेशर के रिक्वायर्ड होता है वो हमारा BP और FP दोनों होगा अगर वो ट्विन पाइप सिस्टम पर अगर बेस्ट अगर रनिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द वर्क ऑफ LHD का यहाँ पर कार्य प्रणाली पूछा गया है। तो LHD सिंपली जो होता है वो हमारा लोड सेंसिंग डिवाइस होता है। यह सिंपली हमारा जो VLC वैगन हो, बोबियन हो या बोबारेन वैगन हो, इस प्रकार के वैगनों में यह लोड को सेंस करने के लिए और उसी प्रकार ब्रेक में जो हमारा ब्रेक प्रेशर भेजे जाते हैं वो इसी प्रकार भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो LHD जो होगा वह डिक्रीज ब्रेक पावर रेशियो इन एम्प्टी कंडीशन, क्योंकि एम्प्टी कंडीशन में यह जो ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजता है वो केवल और केवल 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजता है। वहीं लोडेड कंडीशन में अगर बात करें तो 3.8 kg का प्रेशर वो ब्रेक सिलेंडर को भेजता है। तो यहाँ पर टोटल अगर बात करें तो एम्प्टी कंडीशन में वह डिक्रीज करेगा और लोडेड कंडीशन में यह इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ A एंड B इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, BPC वैलिडिटी ऑफ अ CC रैक व्हेन नॉट रनिंग इन अ रैक सर्किट विल बी, यानी कोई CC रैक जो होता है हमारा, CC रैक का सिंपली फुल फॉर्म होता है हमारा क्लोज्ड सर्किट। जब भी CC रैक का BPC का फॉर्मेशन किया जाता है उसमें जोन वाइज BPC के ऊपर मेंशन रहता है कि यह कौन कौन से जोन में इसको पास थ्रू करना है। अगर वह अपने सर्किट को ब्रीच करता है तो इस केस में भी क्लोज सर्किट रैक जो BPC है वह इनवैलिड घोषित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो BPC के ऊपर NCR या WR इस तरह से जोन वाइज NR इसका जोन मेंशन किया हुआ रहता है। तो यहाँ पर हमारा बोला गया कि जो BPC जो वैलिडिटी है अगर वह सर्किट को अगर फुलफिल नहीं करता है तो उस कंडीशन में BPC की वैधता इनवैलिड कर दी जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, 12+3 days फॉर मल्टीपल लोडिंग वैलिडिटी ऑफ BPC बिलोंग्स टू विच रैक, यानी 12+3 days का जो मल्टीपल लोडिंग के लिए जो BPC की वैधता दिया जाता है और किस रैक किससे रिलेटेड होते हैं। तो सिंपली हम जानते हैं कि जो प्रीमियम रैक का जो BPC इशू किया जाता है फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत, वहाँ पर BPC की वैधता नॉर्मली अगर बात करें तो 12+5 days का होता है और कभी कभी इसे 12+3 days और या 12+8 days के स्पेशल केसेस में भी जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न में 12+3 days के लिए बोला गया था, तो यह प्रीमियम रैक के लिए इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो प्रीमियम BPC इशू किए जाते हैं यह ग्रीन कलर के पेपर पर यह इशू किए जाते हैं और इस पर जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर जो
ब्रेक पावर का परसेंटेज होना चाहिए वो 95% मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ अ सीसी रैक इन रूट स्टेशन विल बी, यानी जो मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज जो क्लोज सर्किट रैक के लिए जारी किया जाता है इन रूट स्टेशन में वो कितने होंगे। तो क्लोज सर्किट की अगर बात करें हम तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर हमारा 100% और इन रूट में अगर बात करें तो 90% हमारा होना अनिवार्य है। तो चूंकि प्रश्न हमें इन रूट के रिगार्डिंग पूछा गया था तो 90% ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सीसी रैक जो जारी किया जाता है वो येलो कलर के पेपर पर यूज किए जाते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एपीएम डिवाइस रिलीज मैक्सिमम प्रेशर इन अ बीएमबीएस फिटेड वैगन्स ब्रेक सिलेंडर व्हेन वैगन इज लोडेड कंडीशंस में, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो एपीएम डिवाइस में जो मैक्सिमम प्रेशर बीएमबीएस सिलेंडर के अंतर्गत जो होते हैं वो लोडेड कंडीशन में कितने होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखिए वैगन लोडेड कंडीशन में है और यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर पूछा गया है ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो एपीएम होता है वो ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस होते हैं, ये जनरली जो हमारा लगा होता है वह वैगन अंडर फ्रेम और बोगी साइड फ्रेम के बीच लगा होता है। अंडर फ्रेम एंड बोगी साइड फ्रेम के बीच यह माउंटेड होता है। इसका काम होता है कि जो हमारा डीवी से प्रेशर आए वो एपीएम के द्वारा लगे सेंसिंग आर्म से यह सेंस करता है कि वैगन एम्प्टी कंडीशन में है या लोडेड कंडीशन में है। इसके बाद इसके जो रिजर्वायर लगे होते हैं 6 लीटर का, उनमें अगर एम्प्टी कंडीशन में हो तो एक्स्ट्रा प्रेशर को रिजर्वायर में भेज देते हैं, अदरवाइज यह प्रेशर जो 3.8 kg का प्रेशर वह ब्रेक सिलेंडर को भेजने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो लोडेड कंडीशन के लिए बोला गया था तो 3.8 kg इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हैंड ब्रेक इज अप्लाइड इन अ गार्ड ब्रेक बान, यानी हैंड ब्रेक जो अप्लाई किए जाते हैं गार्ड ब्रेक बान के अंतर्गत वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें हैंड ब्रेक के लिए तो यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है किस प्रकार के ब्रेक बान के लिए पूछा गया है। चूंकि हम बात करें अगर तो फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत, तो फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत सिंपली हमारा बीबीजेडसी, बीबीजेडआई और बीबीसीएम 3 प्रकार के मेनली करंट में ब्रेक बान यूज में लिए जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो बीबीजेडसी जो होता है इसमें मेनली एक ब्रेक सिलेंडर होते हैं और जब भी हम हैंड ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन को पुल आउट किया जाता है और टोटल हमारा 4 व्हील्स पर हमारा ब्रेक अप्लाई होते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें हम बीबीजेडआई वैगन के अंतर्गत, इसमें हमारा आईसीएफ ट्रॉली यूज में लिए जाते हैं और इसमें चूंकि हम जानते हैं कि यह बीएमबीसी यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर के टाइप्स में बेस्ड होते हैं, तो इसमें टोटल हमारा एक ट्रॉली के ऊपर 2 ब्रेक सिलेंडर माउंटेड होते हैं और जो हैंड ब्रेक हमारा अप्लाई किया जाता है वो केवल और केवल एक ब्रेक सिलेंडर पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 व्हील्स पर ही केवल ब्रेक अप्लाई होगा। वहीं अगर बात करें बीबीसीएम का तो इसमें हमारा एक ही ब्रेक सिलेंडर होते हैं, इसका ही पिस्टन को पुल आउट किया जाता है हैंड ब्रेक के माध्यम से। तो इसमें टोटल हमारा 8 व्हील्स पर इसमें ब्रेक अप्लाई होगा। चूंकि प्रश्न में यह मेंशन नहीं किया गया है कि किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम ब्रेक बान पर यह बेस्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्रश्न ही गलत हो जाएंगे। यहाँ पर मेंशन किया जाना चाहिए कि किस ब्रेक बान के रिगार्डिंग ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हैंड ब्रेक इज प्रोवाइडेड इन, यानी जो हैंड ब्रेक प्रोवाइड किए जाते हैं वो हमारा एसएलआरडी, बीबीजेडआई और बीबीसीएम तीनों केसेस में प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव, ये हमारा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश इज प्रोवाइडेड इन बीएमबीएस वैगन, यानी जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम का जो हमारा इसमें किस प्रकार का हमारा प्रोवाइडेड होता है। तो इसमें सिंपली हमारा
एपीएम डिवाइस प्रोवाइडेड होते हैं, जिसका काम होता है कि डिब्बी से आए हुए प्रेशर को हमारा बैगन के कंडीशन में, जो हमारा एम्प्टी कंडीशन, लोडेड कंडीशन, दोनों कंडीशंस को सेंस करके उसी के अनुसार प्रेशर को ब्रेक सिलेंडर में भेजने का यह काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, एपीएम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो बीपीसी वैरायटी ऑफ क्लोज सर्किट रैक विल बी फ्रॉम ए कैटेगरी एग्जामिनेशन स्टेशन, यानी जो क्लोज सर्किट रैक के लिए जो बीपीसी वैधता दिया जाता है ए कैटेगरी एग्जामिनेशन के लिए, स्टेशन के लिए, वो कितने दिनों का होता है वह यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हम बात करें अगर कि जो ए कैटेगरी के लिए जो दिया जाता है वह 30 डेज और 6000 किलोमीटर्स के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 30 डेज। नेक्स्ट प्रश्न में यही क्वेश्चंस के लिए, हमारा क्वेश्चंस के लिए किलोमीटर पूछा गया है, तो यहाँ पर 6000 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए स्पेशल ए के केस में हमारा 35 डेज या 7600 किलोमीटर होता है। वहीं जो हमारा ए कैटेगरी एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पर हमारा सिंपली 30 डेज और 6000 किलोमीटर्स के बेसिस पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बीपीसी वैरायटी ऑफ अ बीएलसी कंटेनर रैक, यानी जो बीएलसी कंटेनर रैक के लिए जो बीपीसी की वैधता होता है वो कितने किलोमीटर्स के लिए होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो हमारा बीएलसी कंटेनर जो बैगन यूज में लिए जाते हैं इसके लिए जो वैधता रखा गया है वह सिंपली 30 + 5 डेज या 6000 किलोमीटर, जो भी पहले हो उस बेसिस पर इनकी वैधता लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर द डैश ट्रेन्स विल बी 100% फ्रॉम द ओरिजिनल स्टार्टिंग स्टेशन विल बी, यानी जो ब्रेक पावर परसेंटेज जो दिया जाता है वो किस ट्रेन के लिए हमारा 100% होता है। तो यहाँ पर जो हमारा कोचिंग ट्रेन्स हो या मिलेनियम हमारा रेक्स हो या डेडिकेटेड पार्सल रेक हो, सारे केसेस में हमारे जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर जो ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, 95% ऑफ ब्रेक पावर शुड बी फ्रॉम इन रूट स्टेशन फॉर अ ट्रेन, यानी जो 95% ब्रेक पावर होना चाहिए इन रूट के केसेस में किस ट्रेन के लिए होना चाहिए, तो ये सिंपली हमारा कोचिंग के ट्रेन के केस में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर अगर पूछा जाता तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर हमारा यह 100% होते। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश रेक्स कलर्स ऑफ बीपीसी इज येलो, यानी जो बीपीसी येलो दिया जाता है किस प्रकार के रेक्स के लिए दिया जाता है। तो यह सिंपली जो हमारा सीसी रेक के जितने भी बीपीसी होंगे वो सारे के सारे हमारे येलो कलर्स में इशू किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश रेक्स कलर्स ऑफ बीपीसी इज ग्रीन, यानी जो किस प्रकार के रेक्स का जो बीपीसी वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो ये सिंपली हमारा प्रीमियम रेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न के लिए हमारा बीपीसी का कलर व्हाइट बोला गया है, तो व्हाइट कलर सिंपली हमारा इंटेंसिव में रेड स्टॉक के लिए जारी किया जाता है। या सिंपली हम बात करें तो कोचिंग के केस में हमारा जितने भी कोचेज के बीपीसी इशू किए जाते हैं सारे के सारे हमारे व्हाइट कलर्स में इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मेल एक्सप्रेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, न्यू व्हील डाया इन आईसीएफ कोचेज इज, यानी जितने भी न्यू व्हील डाया आईसीएफ कोचेज के होंगे वह 915 mm होते हैं नए कंडीशन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें कंडमिंग का तो यह 825 mm पर इसको कंडम किए जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बिल्डिंग वर्क इज परफॉर्म्ड इन अ टैंक वैगन ओनली व्हेन इट इज, यानी जो बिल्डिंग का कार्य टैंक वैगन में किया जाता है वह तब किया जाता है जब उसको स्टीमिंग क्लीनिंग जो होती है, हमारा स्टीम क्लीनिंग, उसके बाद ही इसके वैगन टैंक वैगन के ऊपर हम बिल्डिंग का कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर स्टीम बिल्डिंग ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आफ्टर स्टीम क्लीनिंग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश इज अ फ्लैट टायर लिमिट फॉर अ वैगन, यानी जो फ्लैट टायर की जो लिमिटेशन रखा गया है वैगन के लिए वो कितने mm है। चूँकि हम जानते हैं कि लोको और कोचेज के केस में जो हमारा फ्लैट टायर का लिमिटेशन रखा गया है वह 50 mm रखा गया है। वहीं अगर बात करें वैगन के केस में, तो वैगन के केस में यह 60 mm रखा गया है। तो यहाँ पर चूंकि वैगन के रिगार्डिंग प्रश्न पूछे गए थे तो 60 mm ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो फ्लैट टायर लिमिट पूछा गया ACCN का। ACCN का सिंपली मीनिंग होता है हमारा एयर कंडीशन 3 टियर कोचेज जो होते हैं हमारा, उसके लिए हम यह कोच कोड यूज करते हैं। और कोच के केस में चूंकि हम जानते हैं फ्लैट टायर लिमिट जो होता है वह 50 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश नंबर्स डैश इज नॉट एन एक्सीडेंट, यानी कौन सा दुर्घटना नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर हम बात करें, चूंकि जो एक्सीडेंट्स जो रेलवे के द्वारा जो मेंशन किए गए हैं इसमें बताया गया है कि जो हमारा 16 प्रकार के 16 टाइप्स के एक्सीडेंट के बारे में बताया गया हमारा, जिसमें यह ए से लेकर आर तक इसमें क्लासीफाई किए गए हैं, जिसमें आई एंड ओ को वर्तमान में रेलवे मैनुअल से हटा दिया गया है। अगर बात करें हम ऑप्शन की, तो ड्रिलमेंट जो है, ड्रिलमेंट हमारा क्लास डी के अंतर्गत रखा गया है। वहीं अगर बात करें फायर इन ट्रेन, जो ट्रेन के अंतर्गत जो आग वगैरह लगते हैं वो हमारा क्लास बी के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं अगर बात करें स्पैड यानी सिंगल पासिंग एट डेंजर, यानी जो हमारा लोको पायलट द्वारा जो सिग्नल को क्रॉस किए जाते हैं रेड कंडीशंस में भी यानी डेंजर कंडीशंस में भी, इनको जो क्लासेस रखा गया है वो क्लास एच के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं। तो ये तीनों जो ऊपर के ABC जो ऑप्शन है हमारे वो एक्सीडेंट टाइप्स के अंतर्गत आते हैं। और जो चौथे ऑप्शन है वो टू पास द ऑटोमेटिक रेड सिग्नल, ये हमारा एक्सीडेंट के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, नंबर ऑफ ईयर स्प्रिंग इन LHB कोच, LHB कोच के अंतर्गत जो नंबर ऑफ ईयर स्प्रिंग होते हैं वो कितने संख्या में होते हैं। तो ईयर स्प्रिंग की अगर बात करें तो प्रत्येक बोगी के ऊपर 2 बेल्लो लगे होते हैं। इस प्रकार टोटल 2 बोगियों में हमारा टोटल 4 की संख्या में ईयर स्प्रिंग लगे होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रत्येक LHB कोच के अंतर्गत 4 की संख्या में ईयर स्प्रिंग लगे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, डैश टाइप स्प्रिंग इज नॉट फिटेड इन अ फिएट ट्रॉली, यानी जो फिएट ट्रॉली बोगी होते हैं इसमें किस प्रकार के स्प्रिंग फिटेड नहीं होते हैं। तो सिंपली हमारा ईयर स्प्रिंग फिटेड होता है और हेलिकल स्प्रिंग भी हमारा फिटेड होता है। और जो लीफ स्प्रिंग हमारा होते हैं वो जो हमारे BBJC वगैरह जो ब्रेक मान होते हैं वहाँ पर या पुराने टाइप के जितने भी हमारे वैगन्स वगैरह होते थे वहाँ पर हमारा लीफ स्प्रिंग प्रोवाइडेड होते थे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी लीफ स्प्रिंग फिएट ट्रॉली में प्रोवाइडेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं कि स्पेरिकल रोलर बियरिंग इज फिटेड इन, यानी जो स्पेरिकल रोलर बियरिंग होते हैं वो किस में फिटेड होते हैं। तो सिंपली जो हमारा ICF ट्रॉली होते हैं इसमें हमारा डबल रो सेल्फ अलाइन्ड जो हमारा
स्फेरिकल रोलर बियरिंग होते हैं वो हमारा ICF के अंतर्गत में लगे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं कि डैश किलोमीटर BPC इज इशूड फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ ICF इंटरकनेक्टेड कोचेज, यानी जितने भी हमारे ICF इंटरकनेक्टेड कोचेज होते हैं इसमें जो BPC इशू किया जाता है मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए वो कितने किलोमीटर के लिए जारी किया जाता है। तो सिंपली हम जानते हैं कि जी ICF कोचेज के केस में यह 3500 किलोमीटर या 96 आवर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर इनकी वैधता दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 3500 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं कि डैश किलोमीटर BPC इज इशूड फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स ऑफ LHB इंटरकनेक्टेड कोचेज, यानी जो LHB इंटरकनेक्टेड कोचेज के लिए जो BPC जारी किया जाता है मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए वह सिंपली जो होता है वह 4000 किलोमीटर या 96 आवर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर LHB कोचेज के इंटरकनेक्टेड कोचेज के केस में उनकी BPC जारी किए जाते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 4000 किलोमीटर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो डैश किलोमीटर्स पर डेज BPC इज इशूड फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी जो वंदे भारत ट्रेन के लिए जो BPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं वो सिंपली 10,000 किलोमीटर या 6 डेज जो भी पहले हो उस बेसिस पर इनकी BPC जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और जो BPC जारी किए जाते हैं वंदे भारत रेक्स का वह रेल केयर जो पोर्टल है उसके माध्यम से ये BPC इनका जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं फॉर कोचिंग ट्रेन्स BPC इज जनरेटेड थ्रू, यानी जो कोचिंग ट्रेन्स के लिए जो BPC जारी किए जाते हैं यह जारी किए जाते हैं कोचिंग मेंटेनेंस मैनुअल के द्वारा, जो मैनेजमेंट जो होते हैं हमारा उनके द्वारा यह जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी CMM इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो हमारा सिंपली जो हमारा कोचेज होते हैं इनका BPC जो हमारा CMM जो होता है कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट के जरिए जारी किया जाता है। वहीं वंदे भारत के केस में या रेल केयर जो हमारा पोर्टल है उनके माध्यम से जारी किए जाते हैं। तो इनका आप ध्यान रखें क्योंकि इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं कि कलर ऑफ BPC फॉर एंड टू एंड रैक इज, एंड टू एंड रैक के केस में जो BPC का कलर होगा वो व्हाइट कलर में यूज किए जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHB, LHB का फुल फॉर्म होता है लिंक हॉफमैन बुश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द कंडमिंग लिमिट ऑफ LHB व्हील, LHB व्हील का जो कंडमिंग लिमिट है वो कितना होता है। तो यह सिंपली जो होता है वह 855 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। न्यू की अगर बात करें हम तो न्यू जो होता है वह 915 mm इसका व्हील डाया होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो पूछे गए हैं व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क इन LHB। यहाँ पर ब्रेक डिस्क जो है वो पूछे गए हैं LHB कोचेज का। चूँकि ऑप्शन की अगर बात करें यहाँ पर मॉडिफाई करके या डाया कर दिया गया। यहाँ पर चूँकि जो प्रश्न पूछे गए थे वह थिकनेस न पूछकर इसका डायमीटर पूछा गया था ब्रेक डिस्क का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डाया होता है ब्रेक डिस्क का वह 640 mm का होता है और थिकनेस की अगर बात करें हम तो यह सिंपली हमारा
110 mm होते हैं। तो चूंकि प्रश्न डाया के रिगार्डिंग पूछा गया था तो यह 640 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए थे, ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल्स D1 ऑफ LHB, यहाँ पर LHB कोच होना चाहिए इज डन, यानी LHB कोच का जो ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल किया जाता है आफ्टर एवरी ट्रिप, यानी प्रत्येक ट्रिप के बाद इनका मेंटेनेंस शेड्यूल, ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल्स किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, यह डिपो 3 शेड्यूल जो है D3 शेड्यूल्स वह यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यह सिंपली 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज के अंतराल पर किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सब शेड्यूल 3 ऑफ LHB कोच इज डन इन, यानी जो सब शेड्यूल 3 जो LHB कोच का किया जाता है वह सिंपली जो किया जाता है वह 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर सब शेड्यूल जो 3 है वो LHB कोच का कंडक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, कोडल लाइफ ऑफ LHB कोच इज, यानी LHB कोच का जो कोडल लाइफ होता है वह 35 ईयर्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द फायर एक्सटिंग्विशर यूज इन AC LHB कोच इज, यानी जो AC LHB कोच में जो फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज किए जाते हैं वह सिंपली DCP टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आउटर डायमीटर ऑफ मेन ब्रेक सिलेंडर पाइपलाइन इज, यानी जो मेन ब्रेक सिलेंडर पाइपलाइन जो यूज में लिए जाते हैं इनका आउटर डायमीटर कितना होता है। यहाँ पर यह प्रश्न जो पूछे गए वह मेनली अगर बात करें हम LHB कोचेज के केस में, तो इस केस में इनका जो आउटर डायमीटर होता है ब्रेक सिलेंडर पाइपलाइन का वह 18 mm होता है, 18 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन FP इज, यानी जो FP कंडीशन में जो हमारा FP पाइप के केस में जो हमारा जो ड्रॉप टेस्ट लिया जाता है वह मैक्सिमम ड्रॉप जो होगा वो कितना होगा। तो सिंपली यह ड्रॉप जो होगा वह 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में यह ड्रॉप टेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आफ्टर फुल ब्रेक एप्लीकेशन द ब्रेक शुड रिलीज विद इन, यानी जो फुल सर्विस एप्लीकेशन जब भी किया जाता है तो इसको रिलीज होने में जितना समय लगता है वो 15 से लेकर 20 सेकेंड के बीच में इनका रिलीज होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ब्रेक डिस्क ऑफ वन व्हील सेट व्हाट यू विल डू फर्स्ट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि ब्रेक बाइंडिंग के केस में अगर वह एक ब्रेक डिस्क जो एक व्हील सेट के ऊपर अगर हो तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप यह होगा कि जब भी हमारा एक व्हील सेट के एक ब्रेक डिस्क पर हमारा ब्रेक बाइंडिंग समस्या आता है तो इससे का हमारा यह इसमें हम सबसे पहले डंप वाल्व को हम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, 125 लीटर्स एयर टैंक यूज्ड फॉर, यानी जो 125 लीटर्स का जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर का टैंक यूज में लिए जाते हैं वो सिंपली ब्रेकिंग पर्पस के लिए लिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ ईयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील, यानी जो सेंसर और फोनिक व्हील के बीच जो ईयर गैप का जो लिमिटेशन रखा गया है वह सिंपली 0.9 से लेकर 1.4
mm के बीच रखा गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड इज, यानी ब्रेक पैड का यहाँ पर नया थिकनेस पूछा गया है। तो 35 mm न्यू कंडीशन में होता है और यह जो कंडम करते हैं वह 7 mm के कंडीशन में हम कंडम करते हैं। तो दोनों प्रश्न साथ में ही पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें न्यू कंडीशन में हमारा 35 mm, वहीं अगर बात करें हम कंडमिंग कंडीशन में ब्रेक पैड का तो यह 7 mm होता है। तो यहाँ पर 49 आंसर के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और 50 नंबर प्रश्न के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज्ड इन अ एलएचबी टाइप कोच। एलएचबी टाइप कोच में नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पूछे गए हैं, चूँकि एक एक्सल के ऊपर टोटल 2 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर होते हैं। तो 4 एक्सल के लिए यहाँ पर टोटल जो ब्रेक सिलेंडर होगा वो 8 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक एलएचबी कोच में यूज में लिए जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ अगर बात करें हम तो विच टाइप ऑफ सीबीसी इज फिटेड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर फिटेड किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो एलएचबी कोच की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत एच टाइप के सीबीसी कपलर यूज में लिए जाते हैं जो कि एंटी क्लाइविंग फीचर्स के साथ आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं ट्रॉली इज फिटेड इन बीबीजेडआई। बीबीजेडआई के अंतर्गत जो ट्रॉली बोगी फिटेड होता है वो सिंपली आईसीएफ ट्रॉली लगे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 की संख्या में यहाँ पर आईसीएफ बोगी लगे होते हैं बीबीजेडआई के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कंटिन्यूटी टेस्ट इज कंडक्टेड बाय, यानी कंटिन्यूटी टेस्ट जो कंडक्ट करवाया जाता है वो सिंपली लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के द्वारा आफ्टर यहाँ पर जब भी जो एग्जामिनेशन पॉइंट होते हैं वहाँ से जब भी शुरुआत किए जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्ट करवाया जाता है। या इंजन यहाँ पर चेंज हो गए हो उस बेसिस पर ही यहाँ पर या क्रू चेंज की कंडीशन में भी कंटिन्यूटी टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोको पायलट एंड ट्रेन मैनेजर के द्वारा कंटिन्यूटी टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं फॉलोइंग इज नॉट अ व्हील डिफेक्ट्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछे गए हैं कि कौन सा व्हील डिफेक्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि थिन फ्लेंज, शार्प फ्लेंज और लेस रेडियस एट रूट ऑफ फ्लेंज, यानी जो हमारा रेडियस में जो हमारा कमी होता है उस तीनों हमारा व्हील डिफेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। जबकि व्हील स्कैडिंग अगर बात करें तो यह जो होता है हमारा वह ब्रेक बाइंडिंग जब भी हमारे व्हील के ऊपर होते हैं तब जाके हमारा व्हील स्किडिंग की समस्या आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डिफेक्ट्स नहीं होगा वो हमारा स्किडिंग, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं फॉलोइंग वैगन इज क्लीनेड थ्रू स्टीम क्लीनिंग। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछे गए हैं कि कौन सा वैगन को स्टीम क्लीनिंग के जरिए साफ किया जाता है। तो यहाँ पर बीटीपीएन जो होते हैं वैगन उनको स्टीम क्लीनिंग के जरिए साफ किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो डैश वाल्व्स आर अवेलेबल इन अ टैंक वैगन, यानी किस प्रकार के वाल्व्स टैंक वैगन में उपलब्ध होते हैं। तो जो ऑडको वाल्व होते हैं हमारा, जिसे हम बीडी वाल्व के नाम से भी जानते हैं, यानी बॉटम डिस्चार्ज वाल्व्स, और एक हमारा मास्टर वाल्व होता है। यानी दोनों तरह के वाल्व्स हमारे टैंक वैगन के में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फ्लोइंग बैगन्स इज नोन एज गार्ड ब्रेक बान, यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा गार्ड ब्रेक बान के तौर पर जाना जाता है। तो BBZI हो या BBZC या BBCM, ये सारे के सारे जो ब्रेक बान है वो गार्ड ब्रेक बान के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ROH पीरियोडिसिटी ऑफ BLC बैगन, यानी BLC बैगन का यहाँ पर रूटीन ओवरहॉलिंग पीरियोडिसिटी पूछा गया है। तो सिंपली हम जानते हैं कि जो BLC बैगन होते हैं हमारा, इनका जो पीरियोडिसिटी किया जाता है वह 24 मंथ्स पर पहली बार और सब्सिक्वेंट पीरियड में उन्हें 18 मंथ्स पर करवाए जाते हैं। पहली बार 24 मंथ्स, उसके बाद जो सेकेंड POH के बाद जो किया जाता है वो 18 मंथ्स पर इनका ROH किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, POH पीरियोडिसिटी ऑफ BCNH बैगन, यानी जो BCNH बैगन होते हैं इनके लिए जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होता है POH, उनका आवधिकता कितने अंतराल पर कराए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हम बात करें BCNHS बैगन के लिए, तो इनका जो POH किया जाता है वह 6 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फर्स्ट ROH ऑफ बॉबियन बैगन विल बी कैरिड आउट आफ्टर, यानी जो यहाँ पर बोला गया कि जो पहला ROH बॉबियन बैगन का होगा वो कितने अंतराल पर किया जाता है। तो यह सिंपली पहली बार हो या सब्सिक्वेंट पीरियड, सभी अंतरालों में यह केवल और केवल 24 मंथ्स के अंतराल पर बॉबियन बैगन का रूटीन ओवरहॉलिंग यानी ROH किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ट्रैक्शन सेंटर इज प्रोवाइडेड इन द फ्लोइंग ट्रॉली, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो ट्रैक्शन सेंटर जो होते हैं या सिंपली जो हमारा फिएट बोगी जो होता है उसमें यह प्रोवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम बफर हाइट इज परमिटेड अप टू, यानी जो अधिकतम बफर हाइट जो अनुमति किए जाते परमिट किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मैक्सिमम बफर हाइट की अगर बात करें तो यह 1105 mm होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर पूछे गए हैं, ए न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2024 इज रनिंग बिटवीन डैश स्टेशन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो 1 जनवरी 2024 को जो वंदे भारत नई शुरुआत किया गया था वो कौन से 2 स्टेशनों के बीच चलाए गए थे। तो यहाँ पर हम बात करें जो 1 जनवरी 2024 को चलाए गए वंदे भारत की, तो यह सिंपली जो चलाए गए थे वह जो CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो मुंबई है और जो जालना स्टेशन है, उन दोनों स्टेशनों के बीच यह वंदे भारत को 1 जनवरी 2024 को रन किए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सिंपली 434 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के लिए चलवाए गए थे। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स आर स्टार्टेड XCSMT, यानी यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो वंदे भारत का नंबर्स पूछा गया है वह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो मुंबई के अंतर्गत है वहाँ से शुरुआत होने वाले वंदे भारत ट्रेन्स की नंबर्स वर्तमान में कितना है। तो यहाँ पर हम बात करें तो वर्तमान के अंतर्गत इसकी जो नंबर्स है वो 5 की संख्या में है। तो यहाँ पर पहली अगर बात करें हम तो पहला जो चलाया गया था वह CSMT से लेकर गांधीनगर के लिए चलाया गया था। सेकेंड हम बात करें तो CSMT से लेकर सोलापुर के लिए चलाया गया था। थर्ड हम बात करें तो यह CSMT से लेकर जो साईनगर है
वहाँ के लिए चलाया गया था। चौथा अगर बात करें हम तो CSMT से जो मैदगांव जो है उनके बीच यह रन करवाए गए थे। और पाँचवें की अगर बात करें जो कि ये भी रिसेंटली में चलाया गया है जालना के बीच। टोटल वर्तमान में इसकी जो नंबर्स है वो 5 की संख्या में जो CSMT से चलकर अलग अलग 5 स्टेशनों के लिए वंदे भारत को रन किए गए हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 की संख्या में वर्तमान में CSMT के द्वारा वंदे भारत को रन किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है न्यू व्हील डायमीटर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस इज, यानी जो वंदे भारत ट्रेन के लिए जो नए व्हील का चक्कों का व्यास है वो कितना mm रखा गया है, तो यह सिंपली 952 mm यानी 952 mm रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए जो व्हील डाया का कंडमिंग लिमिट्स रखा गया है वो 877 mm रखा गया है, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं देयर इज नो नीड ऑफ बैंकर इंजन इन घाट सेक्शंस फॉर द फ्लोइंग एक्सप्रेस ट्रेन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कौन से इंजन जो हमारे ट्रेन्स है इनमें हमारा बैंकर इंजन का रिक्वायरमेंट नहीं है घाट सेक्शन के अंतर्गत। तो इसमें हमारा जो डेक्कन ओडिसी जो है इनमें ज़रूरत होता है। महाराजा स्पेशल है इनमें भी रिक्वायरमेंट होता है बैंकर जो इंजन होता है जो पीछे से सपोर्ट दिए जाते हैं। जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंतर्गत इसमें किसी भी प्रकार का बैंकर इंजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक मोटर कोच के ऊपर हमारा ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं जो कि सिंपली बेस्ड में इसमें एक्सलेट जनरेट करते हैं, जिससे यहाँ पर बैंकर इंजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं इन वंदे भारत एक्सप्रेस फॉलोइंग टाइप ऑफ कपलिंग इज प्रोवाइडेड, यानी वंदे भारत ट्रेन में किस प्रकार की कपलिंग लगे होते हैं। तो इसमें जो सिंपली जो कपलिंग लगे होते हैं वो हमारा सेमी परमानेंट कपलर लगा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं कहीं इनका नाम डेलिनर कंपनी के द्वारा यह बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर कभी कभी इनका नाम डेलिनर भी लिखा हुआ होगा, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि या सेमी परमानेंट मेंशन होगा या डेलिनर, दोनों सेमी है और दोनों कपलर्स का प्रयोग यहाँ पर यह कपलर है इनका प्रयोग हमारा वंदे भारत ट्रेन के अंतर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं डिस्क ब्रेक्स ऑन एक्सल इज प्रोवाइडेड इन, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो डिस्क ब्रेक है वो एक्सल के ऊपर प्रोवाइडेड अगर होगा तो किसमें प्रोवाइडेड होते हैं, तो यह LHB कोच के ऊपर प्रोवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वंदे भारत में जो डिस्क ब्रेक सिस्टम है वो हमारा व्हील माउंटेड है, तो इससे आप ध्यान रखें कि LHB कोचेज में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है, जबकि वंदे भारत में व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं रीजेनरेटिव ब्रेक इज प्रोवाइडेड विथ ईयर ब्रेक इन, यानी जो रीजेनरेटिव ब्रेक्स जो प्रोवाइडेड होते हैं वह सिंपली हमारा वंदे भारत ट्रेन के अंतर्गत होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है इन वन बेसिक यूनिट ऑफ वंदे भारत कोचेज आर अवेलेबल, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो वंदे भारत की जो एक बेसिक यूनिट होता है इसमें कितने संख्या में कोचेज लगे होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो 2 तरह के यूनिट यहाँ पर वंदे भारत कोचेज में यूज में लिए जाते हैं, एक हमारा इंड बेसिक यूनिट होता है और एक हमारा मिडल बेसिक यूनिट होते हैं। दोनों में हमारा 4 की संख्या में कोचेज यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 की संख्या में। इंड बेसिक यूनिट की अगर बात करें हम तो इसमें DTC यानी ड्राइविंग टेलर कार, मोटर कोच, फिर अगर बात करें तो टेलर कोच और इसके बाद हमारा फिर से मोटर कोच लगे होते हैं। जबकि यहाँ पर हम बात करें
मिडिल बेसिक यूनिट का, तो इसमें हमारा NDTC यानी नॉन ड्राइविंग टेलर कार लगे होते हैं, फिर उसके बाद मोटर कोच लगा होता है, फिर यहाँ पर टेलर कोच, फिर लास्ट में हमारा मोटर कोच लगे होते हैं। इस प्रकार एक एक यूनिट का फॉर्मेशन होता है, यानी प्रत्येक यूनिट में 4 की संख्या में कोचेज होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट इज अप्लाइड वेयर मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर डिप्लॉयड। यहाँ पर बोला गया है कि जो पेमेंट और वेजेज एक्ट जो होता है वो अप्लाई होगा, कब होगा अप्लाई, जहाँ पर मिनिमम कितने संख्या में एम्प्लॉयज डिप्लॉयड होना चाहिए। तो जब भी मिनिमम हमारा 20 या मोर देन 20 अगर एम्प्लॉय डिप्लॉयड हो तो वहाँ पर पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट अप्लाई होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ए कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट बिलोंग्स टू द फ्लोइंग कैटेगरी, यानी जो एक गोपनीय सहायक होता है, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट जो होता है वह सिंपली एक्सक्लूडेड कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं कि एक कंटिन्यूअस कैटेगरी एम्प्लॉयज कैन नॉट बी डिप्लॉयड फॉर मोर देन, यहाँ पर बोला गया कि जो एक कंटिन्यूअस कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज होंगे वो कितने घंटों से ज़्यादा उसको डिप्लॉयड नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें कंटिन्यूअस कैटेगरी के लिए तो 48 आवर्स पर वीक का वर्किंग पीरियड रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 48 आवर्स पर वीक। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इंटेंसिव कैटेगरी के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो इसके लिए जो वर्किंग पीरियड रखा गया है वो 42 आवर्स रखा गया है, यानी 42 आवर्स पर वीक रखा गया है इंटेंसिव कैटेगरी के एम्प्लॉयज के लिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इंटेंसिव कैटेगरी में 42 आवर्स और कंटिन्यूअस कैटेगरी में 48 आवर्स पर वीक वर्किंग पीरियड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ए रेलवे स्कूल एम्प्लॉयज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, यानी जो रेलवे स्कूल के जो एम्प्लॉयज होंगे वह कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। तो वह सिंपली हमारा एक्सक्लूडेड जो कैटेगरी होते हैं, इसमें टाइम लिमिटेशंस की कोई लिमिट नहीं होता है। तो यहाँ पर एक्सक्लूडेड कैटेगरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के अंतर्गत रेलवे स्कूल एम्प्लॉयज को क्लासिफाई किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज आर एज पर HOER, यानी आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स के अनुसार जो रेलवे एम्प्लॉयज होते हैं उनको कितने कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। तो इस सिंपली 4 कैटेगरी में इनको रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसमें सबसे पहले नंबर पर कंटिन्यूअस आता है, सेकेंड नंबर की अगर बात करें तो सेकेंड नंबर पर इंटेंसिव रखा गया है, थर्ड नंबर पर इसेंशियली इंटरमीडिएट और फोर्थ नंबर पर एक्सक्लूडेड कैटेगरी को रखा गया है। इस प्रकार टोटल 4 कैटेगरी में HOER को वर्किंग जो एम्प्लॉयज के वर्किंग पीरियड के अनुसार इनको क्लासिफाई किए गए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एन एम्प्लॉयर इज नॉट ऑब्लिग्ड टू पे द कंपनसेशंस व्हेन द एम्प्लॉयज वाज फाउंड एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में एम्प्लॉयज को कंपनसेशंस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे अगर कर्मचारी पाया जाता है एक्सीडेंट के टाइम में ड्रग्स कंडीशन में, यानी नशे के हालत में, या प्रोहिबिटेड ड्रग्स जो लिया गया हो उसको कंज्यूम्ड किया हो, तो उस कंडीशन में उन कर्मचारी को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ए डैश अ माइनर अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इज नोन एंड, जो एक माइनर जो वर्ड होता
वह वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत कौन सा होता है? तो अंडर बिलो 18 ईयर्स जो होते हैं, यानी 18 साल से कम के जो होते हैं, वो उन्हें माइनर वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फैक्ट्री एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन ईयर, यानी जो फैक्ट्री एक्ट जो 1948 का फैक्ट्री एक्ट था वह कब से प्रभाव में आया था? तो यह जो प्रभाव में आया था वह 1 अप्रैल 1949 को यह इम्प्लीमेंट किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, यानी जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है उसको कब से प्रभाव में लाया गया था, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें कि जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है 1923, जिसे वर्तमान में अगर बात करें तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के तौर पर जाना जाता है। इनको इम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो इनका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 1924 को किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज इस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लीव कैन बी इनकैश्ड आफ्टर एवरी डैश ईयर्स, यानी जो प्रत्येक कितने वर्ष के बाद छुट्टी का इनकैशमेंट करा सकते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो प्रत्येक 2 ईयर्स के गैप के बाद आप लीव का इनकैशमेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी डेज लीव कैन बी इनकैश्ड, यानी कितने दिनों की छुट्टी इनकैश कराया जा सकता है? तो 10 डेज LAP एक बार में आप इनकैश करा सकते हैं, और पूरे सर्विस में आप 6 टाइम से ज़्यादा नहीं करा सकते हैं। यानी तो पूरे सर्विस काल में अगर बात करें तो 60 LAP आप करा सकते हैं पूरी सर्विस काल में। यहाँ पर बोला गया कि कितने दिनों का LAP आप इनकैश करा सकते हैं। तो यहाँ पर 10 डेज का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम डैश नंबर ऑफ LAP कैन बी इनकैश्ड एट द टाइम ऑफ सुपर एनिमेशन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि सुपर एनिमेशन के समय यानी रिटायरमेंट के समय कितने संख्या में LAP का इनकैशमेंट किया जा सकता है। तो रिटायरमेंट के समय अगर बात करें हम तक केवल और केवल 300 LAP का आप इनकैशमेंट करा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सेंस्योर इज अ डैश, यानी जो निंदा एक होता है सेंस्योर या माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 11 इशू किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, स्टैंडर्ड फॉर्म टू इम्पोज माइनर पेनाल्टी, माइनर पेनाल्टी के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म इम्पोज किए जाते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म 11 होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो 7 इशू किया जाता है वो अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स के लिए होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 जो होता है वो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, और SA5 जो होता है वो मेजर पेनाल्टी यानी बड़ी शास्ति के लिए जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं वह मैटरनिटी लीव की रिगार्डिंग पूछा गया है कि जो मैटरनिटी लीव इज ग्रांटेड फॉर द पीरियड ऑफ, यानी मैटरनिटी लीव जो फीमेल रेल कर्मचारी को जारी किया जाता है इसका जो टाइम पीरियड रखा गया है वह 6 महीनों का रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन तक मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाइल्ड केयर लीव्स ग्रांटेड फॉर द नंबर ऑफ डैश डेज, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो कर्मचारी को
चाइल्ड केयर लीव प्रोवाइड करवाया जाता है, सीसीएल प्रोवाइड करवाया जाता है, वो कितने दिनों का होता है? तो यह 730 दिन का जारी दिया जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कंडीशन कुछ रखे गए हैं कि पहले जो 365 डेज होता है इसमें 100% बेसिक का पेमेंट किया जाता है कर्मचारी को, जबकि अगले 365 डेज में यह केवल और केवल 80% बेसिक का भुगतान किए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसमें कंडीशन एक और रखा गया है कि इसमें आप 3 स्पेल से ज़्यादा 3 बार से ज़्यादा आप एक साल में सीसीएल नहीं ले सकते हैं, और प्रत्येक स्पेल में आप मिनिमम 5 डेज लेना होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, एक्स इंडिया लीव इज ग्रांटेड टू द एम्प्लॉयज। यहाँ पर एक्स इंडिया लीव पूछा गया है जो कि ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी को एक्स इंडिया लीव प्रोवाइड करवाया जा सकता है, ग्रांट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फॉर ऑल एम्प्लॉयज इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है स्टैंडर्ड फॉर्म टू इम्पोज मेजर पेनाल्टी। बड़ी शास्ति के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म इम्पोज किए जाते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का प्रयोग किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है वैलिडिटी ऑफ बीपीसी फॉर अ ब्लास्ट ट्रेन, यानी जो ब्लास्ट ट्रेन के लिए जो बीपीसी की वैधता जो होता है वह 30 डेज का होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं फॉर कंटेनर लॉकिंग डैश इज प्रोवाइडेड इन बीएलसी वैगन। बीएलसी वैगन में कंटेनर को लॉक करने के लिए क्या प्रोवाइडेड होते हैं? तो यहां पर बात करें कंटेनर लॉकिंग के लिए बीएलसी के प्रत्येक कार के ऊपर 8 की संख्या में एटीएल लगे होते हैं, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, जिसका प्रयोग करके हम कंटेनर को लॉक करने का काम करते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इनको लॉक करने की अगर बात करें तो लॉक करने के केस में 600 kg का वेट का फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि अनलॉक करने के लिए अगर बात करें हम तो 1000 kg यानी 1000 kg वेट का फोर्सेस का रिक्वायरमेंट होता है अनलॉक करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है 1 यूनिट ऑफ बीएलसी वैगन इज कंसिस्ट ऑफ डैश बीएलसी वैगन, यानी एक बीएलसी जो यूनिट होता है वह कितने वैगन्स का बना होता है? तो सिंपली हम बात करें एक यूनिट का दोनों एंड में हमारा ए कार लगे होते हैं, बीच के 3 पोर्शन में हमारा 3 बी कार लगे होते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 की संख्या में वैगन्स एक यूनिट के अंतर्गत लगे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ट्रॉली इज फिटेड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में जो ट्रॉली फिटेड होते हैं वह सिंपली फिएट बोगी होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं रेट इन वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड, यानी पर मीटर में जो रेट वेरिएशन जो होता है क्रॉस लेवल में वह क्या कहलाता है? तो वह सिंपली जो कहलाता है वह ट्विस्ट कहलाता है यहाँ पर, यानी जो हमारा क्रॉस लेवल पर मीटर में जो रेट वेरिएशन होता है वो हमारा ट्विस्ट कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल्स इन ट्रैक के ऊपर जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स होता है रेल्स का उसे हम क्रीप के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो कि जो रेट वेरिएशन होता है क्रॉस लेवल पर मीटर्स को उसे हम ट्विस्ट के नाम से जानते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो होता है रेल्स का वो हम क्रीप के तौर पर जानते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, डैश नंबर ऑफ ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन बीएलसी वैगन। बीएलसी वैगन में कितने संख्या में ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक एटीएल यूज में लिए जाते हैं? तो 8 की संख्या में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, डैश विच टाइप ऑफ बियरिंग आर यूज्ड इन यूआईसी बोगी। यूआईसी बोगी में किस प्रकार का बियरिंग यूज में लिए जाते हैं? तो सिंपली सिलेंड्रिकल बियरिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, डैश स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपनसेटिंग रिंग इज। यानी जो कंपनसेटिंग रिंग्स जो होते हैं इसका स्टैंडर्ड जो थिकनेस होता है वह 6 mm इसका थिकनेस होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, सस्पेंडेड एम्प्लॉयज कैन गेट मैक्सिमम डैश परसेंटेज सब्सिक्वेंट अलाउंसेज ड्यूरिंग सस्पेंशन। यानी सस्पेंशन के दौरान सस्पेंडेड जो एम्प्लॉय होते हैं, निलंबित कर्मचारी, वह कितना मैक्सिमम परसेंटेज जो सब्सिक्वेंट अलाउंसेस का होता है वह प्राप्त कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर बात करें हम तो यह 50% तक उन्हें सस्पेंशन पीरियड में उन्हें सब्सिक्वेंट अलाउंस प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के कारण उनसे सस्पेंडेड पीरियड को अगर इंक्रीज किया जाता है तो इस केस में उन्हें 25% का इस पर इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो होगा वो 75% से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर प्रश्न में जो पूछा गया था वो मैक्सिमम पूछा गया था कि मैक्सिमम कितने परसेंटेज तक मिल सकता है। तो यह 75%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन पीएल नंबर आर। पीएल नंबर के अंतर्गत कितने डिजिट्स होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। पीएल नंबर सिंपली जो होता है वह प्राइस लिस्ट नंबर होता है जिसका प्रयोग हम स्टॉक आइटम के लिए किए करते हैं। यह जो सिंपली जो होता है वो 8 अंकों का होता है, यानी 8 डिजिट्स का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर अगर बात करें हम तो हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर कब स्वीकार किया गया था। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा का पहला प्रश्न पूछे गए हैं कि हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर कब से स्वीकार किया गया था। तो यह 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, किस राज्य में राजभाषा अधिनियम 1963 अप्लाई नहीं होते हैं। सिंपली तमिलनाडु जो स्टेट्स है वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अप्लाई नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, स्टेशनों के नाम के बोर्ड सबसे ऊपर किस भाषा में स्टेशन के नाम लिखा जाता है। तो जब भी कोई रीजनल जो पैलेस हो वहाँ पर सबसे पहले हम रीजनल लैंग्वेज में कोई भी बोर्ड मेंशन करेंगे, इसके बाद हम हिंदी लैंग्वेज में, उसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोर्ड को मेंशन करेंगे। यानी यहाँ पर ट्रायल लैंग्वेज जो होता है, ट्री लैंग्वेज, वहाँ पर इस बेसिस पर उसको हम मेंशन करने का काम करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रीजनल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार इनमें से किस कार्य के लिए दिया जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त अवार्ड की अगर बात करें हम तो यह सिंपली जो पोएम्स लिखते हैं उनके लिए यह, यानी काव्य की केस में मैथिली शरण गुप्त अवार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम स्टोरी या नोवेल लिखने के लिए उन्हें प्रेमचंद अवार्ड से दिया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा कोई कर्मचारी अगर टेक्निकल बुक लिखता है तो उनके लिए उसे लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से भी रेलवे बोर्ड द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, गुजरात राजभाषा अधिनियम 1976, यहाँ पर राजभाषा नियम होना चाहिए था के अनुसार किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो 1976 के अनुसार जो महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब 3 स्टेट्स को
रीजन बी यानी ख क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्टेशन नाम बोर्ड किन भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट जो है वहाँ पर अगर कोई बोर्ड स्टेशन नाम का बोर्ड अगर यूज करना हो तो सबसे पहले हम मराठी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे यानी रीजनल लैंग्वेज के तौर पर, फिर हम हिंदी लैंग्वेज का यूज करेंगे और लास्ट में जो बोर्ड होगा वो अंग्रेजी लैंग्वेज में होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर किस रूप में दिया जाना चाहिए। तो हिंदी में प्राप्त उत्तर का प्रश्न का उत्तर अगर बात करें तो हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्षेत्र ए के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य कौन से हैं। तो दिए गए ऑप्शन में बिहार, दिल्ली और झारखंड जो है दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। ये तीनों के तीनों क्षेत्र ए के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कि राजभाषा संबंधी संसद की समिति की कौन सी उप समिति रेलवे मंत्रालय का निरीक्षण करता है। यहाँ पर सब कमेटी पूछा गया है जो रेलवे मिनिस्ट्री को इंस्पेक्ट करते हैं, निरीक्षण करता है। तो जो हमारा पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, इनका जो सेकेंड सब कमेटी होता है वह रेलवे मिनिस्ट्री को इंस्पेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। यानी डिवीजन रेल स्तर पर अगर बात करें राजभाषा कार्यान्वयन समिति का, इनका अध्यक्ष डीआरएम यानी मंडल रेल प्रबंधक होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।